राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के अंतर्गत आज हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। राज्य के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। जैसे राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, शक्ति सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत इत्यादि। और जब हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है यह 17वीं और 18वीं सदी में प्रचलित था। और इस सिद्धांत के अनुयायियों का यह मानना था कि राज्य का निर्माण किसी दैवीय शक्ति के द्वारा या ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि राज्य का निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया गया है। अर्थात जो राज्य है वो एक मानवीय संस्था है। तो आज इस लेक्चर में हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस सिद्धांत की बहुत अधिक मान्यता थी और ये इस सिद्धांत के अनुयायी यह मानते थे कि यह दैवीय संस्था ना होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया गया है। अब राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत को समझने से पहले हम इसे दो भागों में बांटकर चलते हैं। पहला है प्राकृतिक अवस्था का काल और दूसरा है नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। देखिए, जब हम सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे तो सामाजिक समझौते सिद्धांत के जो विचारक हैं वो इसको दो भागों में बांटते हैं इस सिद्धांत को। पहला है प्राकृतिक अवस्था का काल, और प्राकृतिक अवस्था के काल में भी पहले मानव स्वभाव के बारे में बताया जाता है और फिर यह बताया जाएगा कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी और उसके बाद राज्य का निर्माण किस समझौते के तहत किया गया। यद्यपि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक हैं उनमें प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद है, लेकिन सभी विचारकों का यह मानना है कि प्राकृतिक अवस्था का अंत करके सामाजिक समझौते के द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की गई। इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक जो स्वतंत्रता थी या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और स्वतंत्रता के बदले उसे राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। इस सिद्धांत के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं उनमें हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप से प्रतिपादन हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा किया गया, जिन्हें हम समझौतावादी विचारक के रूप में भी जानते हैं। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत आज इन तीनों विचारकों के विचारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते के संदर्भ में क्या विचार रखे हैं। देखिए, जो हॉब्स है इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और जब इनका जन्म हुआ था उस समय राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच में तनावपूर्ण विवाद चल रहा था, यानी कि इंग्लैंड में एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति थी। हॉब्स के बारे में यह कहा जाता है कि हॉब्स की जो माँ है उसने दो जुड़वा शिशुओं को जन्म दिया, एक हॉब्स थे और दूसरा भय। तो इन्होंने जैसा वातावरण देखा उस वातावरण का प्रभाव थॉमस हॉब्स के विचारों के ऊपर भी पड़ा। 1651 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी
जिसका नाम था लेवियाथन, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया है। और सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले हॉब्स ने हमें मानव स्वभाव के बारे में बताया है। क्योंकि हॉब्स का समय था वो अशांति का समय था। हॉब्स के समय आपस में कलह और गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। तो मानव के बारे में हॉब्स के विचार एक तरह से उनके नकारात्मक पक्ष पर अधिक प्रकाश डालते हैं। हॉब्स ने कहा कि जो मनुष्य है वो एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी है, यानी कि अहंकार युक्त प्राणी है। वो स्वार्थी है, वो एक झगड़ालू प्राणी है जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ भी कार्य कर सकता है। यानी कि जो सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम हॉब्स, लॉक और रूसो के विचारों का अध्ययन करेंगे, तो तीनों विचारकों ने सबसे पहले हमें मानव के स्वभाव के बारे में बताया है कि मानव का स्वभाव कैसा है और उस समय की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, और ऐसे कौन से कारण थे कि प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण करना पड़ा। तो सबसे पहले मानव स्वभाव के अंतर्गत हॉब्स क्या कहता है? मनुष्य का स्वभाव क्या है? स्वार्थी है, अहंकारी है, वो झगड़ालू है और वो केवल अपने हितों की पूर्ति करना जानता है। अब क्योंकि हॉब्स का जो प्राणी है वो स्वार्थी और झगड़ालू है, तो प्राकृतिक अवस्था भी कैसी हो गई? प्राकृतिक अवस्था यानी कि वो अवस्था जो राज्य से पहले की अवस्था थी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कानून, नियम या कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो उन नियमों की पालना करवा सके, उस अवस्था को कहते हैं प्राकृतिक अवस्था। क्योंकि जो मानव है वो स्वभाव से झगड़ालू और स्वार्थी है, तो प्राकृतिक अवस्था भी प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था थी। मनुष्य आपस में लड़ाई और झगड़े करते रहते थे, किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं था। इसमें हॉब्स कहता है कि प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखता था और सभी भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे को निगल जाने की कोशिश करते थे। मनुष्य को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था और प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? शक्ति ही सत्य है, इस धारणा पर आधारित थी। अर्थात वो संघर्ष की अवस्था थी जिसमें किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था। अब क्योंकि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था थी और किसी का जीवन सुरक्षित नहीं था, तो इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य दुखी था, परेशान था और इस अवस्था का अंत करना चाहता था। तो अब इस अवस्था का अंत करने के लिए सभी मनुष्य एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने समझौते के माध्यम से राज्य की स्थापना की। अब इस समझौता कैसे हुआ, इसके बारे में हॉब्स कहता है कि सभी मनुष्य, यानी कि जो मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, वो सभी मनुष्य एक जगह इकट्ठे हुए और प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि जो मनुष्य एक जगह इकट्ठे हुए, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने की शक्ति इस व्यक्ति या सभा को इस शर्त पर देता हूं कि आप भी अपने ऊपर शासन करने की समझ शक्ति इस व्यक्ति या सभा को सौंप दो। यानी कि आप समझने का प्रयास कीजिए कि हॉब्स कहता है कि मैं इस शक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूं, जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को माने। सरल शब्दों में बताना चाहूंगी कि हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी व्यक्ति यह आपस में एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है,
मैं अपने ऊपर शासन करने की समझ शक्ति इस व्यक्ति को इस शर्त पर सौंपता हूं कि आप भी अपने ऊपर शासन करने की शक्ति इस व्यक्ति या समूह को सौंप दो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। तो इस तरह किसका जन्म हुआ? राज्य का जन्म हुआ। यानी कि एक समझौते के माध्यम से सभी व्यक्ति अपने ऊपर शासन करने का अधिकार व्यक्ति या समूह को सौंप देते हैं और उसकी आज्ञाओं के पालन का प्रण लेते हैं, और हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। तो होब्स के समझौते द्वारा एक ऐसी निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की गई जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न है। देखिए, जब हम उसके समझौते की शर्त को समझते हैं तो देखिए, कहीं भी व्यक्तियों ने अपने लिए किसी भी तरह के अधिकार की मांग नहीं की। वो अपने ऊपर शासन करने की समझ शक्ति राज्य को सौंप देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक समझौते के माध्यम से हॉब्स एक निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। ये था हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। फिर आता है जॉन लॉक, जिसने भी हमें सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। 1690 में उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था दो राज्यों का सिद्धांत। ठीक है, इस पुस्तक के प्रकाशन के 2 वर्ष पहले इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, जिसके द्वारा राजा के विरुद्ध पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि जीत किसकी हुई थी? पार्लियामेंट के समर्थक लोगों की। तो जब हम जॉन लॉक के विचारों का अध्ययन करते हैं तो जॉन लॉक ने भी सबसे पहले मानव के स्वभाव के बारे में बताया है। जहां हॉब्स कहता है कि मनुष्य का जो स्वभाव कैसा है, अहंकारी, झगड़ालू और स्वार्थी है, लेकिन उसके ठीक विपरीत लॉक कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावनाएं विद्यमान है। देखिए, यह भी इंग्लैंड का विचारक था, लेकिन जो लॉक है वो मनुष्य के स्वभाव के नकारात्मक पक्ष को नहीं देखता। वो यह नहीं मानता कि वह झगड़ालू और स्वार्थी है, बल्कि लॉक यह मानकर चलता है कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है और जिसमें प्रेम, सहानुभूति, दयालुता जैसे गुण हैं। क्योंकि लॉक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से रह रहा है, उसमें ऐसे गुण विद्यमान है, तो जो उसकी प्राकृतिक अवस्था है वो प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था नहीं थी, बल्कि प्राकृतिक अवस्था को वो एक स्वर्ग के समान सुंदर अवस्था की संज्ञा देता है, जिसमें सभी मनुष्य सहयोग और प्रेम की भावना से रहते हैं। यानी कि वो अवस्था जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, कहते उस अवस्था में मनुष्य खुश था, नैसर्गिक सुख का अनुभव कर रहा था, उसमें किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं था, आपसी खींचतान नहीं थी और मनुष्य अपने जीवन से संतुष्ट था। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी। उसके अंतर्गत यह नियम प्रचलित था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। यानी कि संघर्ष की अवस्था नहीं थी। मनुष्य दूसरे मनुष्य की भावनाओं को समझता था और यह आशा करता था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करो जैसा तुम स्वयं के लिए चाहते हो। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। और यह अधिकार कौन से थे? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। अब प्रश्न आता है कि प्राकृतिक अवस्था सुखमय अवस्था थी, मनुष्य अपने जीवन से संतुष्ट था, तो ऐसा क्या कारण था कि लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था का अंत कर राज्य का निर्माण किया गया? तो वो समझौते के अंतर्गत बताता है कि यद्यपि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्ण रूप से संतुष्ट था, लेकिन उस प्राकृतिक अवस्था में 3 कमियां थी। वो कमियां कौन सी थी? पहली, कि प्रकृति के नियमों की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। यानी कि जो प्राकृतिक नियम थे उनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं थी और उनकी व्याख्या करने के लिए कोई योग्य संस्था नहीं थी। मान लीजिए कोई एक ऐसा नियम है,
अब कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा गलत है, इसके बारे में स्पष्ट व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी। और मान लीजिए कोई व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करता है तो इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। कौन सी तीन कमियां थी? कि कोई प्राकृतिक ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो नियमों की स्पष्ट व्याख्या कर सके और उनको लागू करवा सके, और उनको यदि कोई व्यक्ति अवहेलना करता है तो उस नियम को मनवाने की भी कोई शक्ति नहीं थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए लोग कहता है कि मनुष्य ने सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया। अब कैसे किया? जब हम लॉक के विचारों का अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोग कहता है कि दो प्रकार के समझौते किए गए। अर्थात पहला था सामाजिक समझौता। ठीक है, सामाजिक समझौते के द्वारा उन्होंने एक समाज की स्थापना की। एक ऐसा समझौता है जिसमें प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई, और फिर उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों ने राज्य की स्थापना की। यानी कि दो समझौते किए गए। पहला, समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। इस समझौते का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा है। और उसके पश्चात शासित वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया। यानी कि दो तरह के समझौते हैं। पहले के द्वारा समाज की स्थापना की गई और दूसरे समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। तो ये था लॉक का सामाजिक समझौता, जिसके द्वारा एक ऐसे राज्य की स्थापना की गई जिसमें व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित है। यानी सरकार स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मात्र है, और वह लक्ष्य है शांति और व्यवस्था स्थापित करना और लोक कल्याण। और लोक यहाँ तक कह देता है कि यदि कोई शासक वर्ग जनता के इन उद्देश्यों को पूरा नहीं करता तो सरकार जनता को उन्हें सत्ता से हटाने का भी अधिकार है। अब लास्ट में आता है रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। देखिए, रूसो की पुस्तक 1762 में प्रकाशित हुई थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का उल्लेख किया है। तो रूसो ने भी सबसे पहले हमें मानव स्वभाव के बारे में बताया। अब रूसो का मानव स्वभाव हॉब्स और लॉक से बिल्कुल अलग है। वो क्या है? वो ये ना तो यह कहता है कि मनुष्य स्वभाव से अहंकारी, स्वार्थी और झगड़ालू है, और ना वो ये कहता है कि वो प्रेम की मूर्ति है, वो आपस में भाईचारे की भावना से रहता है। वो कहता है रूसो कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा होता है। इसकी एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है रूसो की कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यानी कि वो कहता है कि जो मनुष्य है वो मौलिक रूप से अच्छा है। यानी कि उसकी तुलना एक तरह से वो पशु से कर देता है, जिसे ये नहीं मालूम कि वो जो कार्य कर रहा है वो किसी अच्छाई और बुराई को ध्यान में रखकर कर रहा है। कह रहा है कि मनुष्य है वो मौलिक रूप से अच्छा है और सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाई में बाधक बनती हैं। देखिए, जो रूसो है उसका कहने का अभिप्राय क्या है कि जो मनुष्य है उसे ये नहीं मालूम कि क्या गलत है, क्या सही है। अब क्योंकि रूसो का मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है तो प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी थी, सादगी और सुखमय थी। ठीक है, कहते उसमें जो व्यक्ति है एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, और प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता और पवित्र तथा कपट रहित जीवन की अवस्था थी। इसमें अच्छाई और बुराई का ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं था। तो फिर प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समझौता क्यों किया गया? कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था निसंदेह सुख की अवस्था थी। मनुष्य
एक मासूम और एक भोले भाले व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन कहते कि कृषि का आविष्कार हुआ, उसके जीवन में संपत्ति ने प्रवेश कर लिया। रूसो का मानना है कि संपत्ति रूपी सर्प ने मनुष्य के जीवन का जो सुख और चैन था उसको छीन लिया। जब संपत्ति की भावना आ गई तब मनुष्य के मन में यह भावना आ गई कि यह मेरा है और यह तेरा है। कंपटीशन की भावना आ गई, प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई। तो जो मनुष्य सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वो सुख और शांति खत्म हो गई और वो अवस्था संघर्ष की अवस्था में बदल गई। जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करने की इच्छा करने लगा तो शांति का जीवन नष्ट हो गया और समाज की लगभग वही दशा हुई जो हॉब्स की प्राकृतिक दशा में थी। अर्थात वो जो सुख और शांति की अवस्था थी वो संघर्ष की अवस्था में बदल गई। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना का निर्माण किया। तो इसमें क्या है, इसमें भी रूसो कहता है कि सब मनुष्य एक जगह इकट्ठे हुए और उनके द्वारा अपनी संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। जैसे हॉब्स कहता है ना कि सब व्यक्तियों ने एक जगह इकट्ठे होकर अपने ऊपर शासन करने की शक्ति एक व्यक्ति या समूह को दे दी। लेकिन रूसो के विचार थोड़ी इससे भिन्न है। वह यह मानता है कि सभी व्यक्तियों ने अपने ऊपर शासन करने की शक्ति किसे दे दी, उसे यानी कि शक्तियों का समर्पण वो समाज के लिए कर देता है। समाज की सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा उस इच्छा को कहते हैं जिसमें केवल समाज और राज्य की भलाई का प्रश्न निहित हो। तो रूसो कहता है कि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित कर देता है और एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यानी कि वो अपने ऊपर शासन करने की शक्ति किसी व्यक्ति या समूह को ना देकर एक समाज की सामान्य इच्छा को दे देता है, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं भी सामान्य इच्छा का एक हिस्सा है। तो वो शक्ति वो अप्रत्यक्ष रूप से उस शक्ति को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार रूसो के समझौते द्वारा एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की गई होती है, जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित होती है। और यदि सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध शासन करती है तो जनता को ऐसी सरकार को पद मुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये था सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और उसके पश्चात सामाजिक समझौते के आधार पर बताया गया कि किस तरह राज्य का निर्माण किया गया। लेकिन यह सिद्धांत भी वैज्ञानिक रूप से सत्य नहीं है, वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि इस सिद्धांत में क्या कमियां हैं। पहली कमी तो यही है कि यह समझौता ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि प्राकृतिक अवस्था के सब मनुष्यों ने एक जगह इकट्ठे होकर राज्य का निर्माण किया। सेकंड है, प्राकृतिक अवस्था की धारणा ही गलत है। यदि हम हॉब्स के विचारों को लेते हैं तो हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो प्रत्येक की प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था थी। तो जब मनुष्य स्वार्थी है तो कैसे वो अपने ऊपर शासन करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को दे देगा। इसी तरह चाहे हम लॉक की प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन कर लें या फिर रूसो की प्राकृतिक अवस्था का, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक अवस्था कल्पना पर आधारित है और राज्य का है वो राज्य विकास का परिणाम है, न कि निर्माण का। राज्य का निर्माण किसी एक विशेष समय में व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि वो स्वाभाविक विकास का परिणाम है। धन्यवाद।